Most entrepreneurs build companies and you builded universities and institutions. Why? अभी भी 4 में से एक ही बच्चा कॉलेज जाता है इंडिया, जबकि विदेशों में हर जगह करीब 100%, 90%, 80% बच्चे कॉलेज जा पाते हैं। तो कैसे हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज क्रिएट होंगी, ये क्वेश्चन की एक तलाश थी उस समय। तो अशोका यूनिवर्सिटी का वहाँ से फिर जन्म हुआ, सक्सेस हुआ अशोका का। तो काफ़ी जो IIT के बैचमेट्स थे, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में भी करना चाहिए। तो वो शुरुआत फिर 2016-17 में हुई लक्ष्या यूनिवर्सिटी की। पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, या आज से 100-200 साल पहले कहते थे, उससे भी पीछे चले जाए तो हम ही सबसे आगे थे, तो हम फेल कहाँ हो गए? पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी, और ये उस समय थी जब वर्ल्ड ओवर बहुत यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। और आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ओवर के स्कॉलर्स सब यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन बीच में कुछ क्या जो ऑनलाइन लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो उतना इम्पैक्टफुल है जितना ऑफलाइन होता है, या स्टिल जस्ट टू कंप्लीट अ कोर्स और एक सर्टिफिकेट लेने के लिए ही है? डिसएडवांटेज ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए यू नीड हाई लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। 17 या 18% कंप्लीशन रेट है ऑनलाइन कोर्सेज का। जो रियलिटी आज के टाइम में हो रही है कॉलेजेस में, एक स्किल्स की तरफ ना जाते हुए और बहुत ही कंडीशन भी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा लोअर साइड जा रही है, क्योंकि इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्किल्स किसी के पास नहीं है, किसी को जॉब भी इजीली नहीं मिल पा रही है। बट यू नो, आई विल टेल यू अ फैक्ट, आई डोंट थिंक कॉलेजेस नो हाउ टू डू इट। Some stories don't start with a business plan, they start with a question, and the question is, can education truly change the future? और आज के हमारे द क्यूरियस बाइट पॉडकास्ट में एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के फ्यूचर को शेप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिस्टर विनीत गुप्ता, द फाउंडर ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी एंड जम्बोरी एजुकेशन इंडिया। हमने आज के पॉडकास्ट में विनीत जी से जाना कि कैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है, जो एक वक्त पे हमारा देश विद्वानों से भरा रहता था, बट आज टॉप वर्ल्ड के 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, और क्यों हमारे देश के इंजीनियर्स की क्वालिटी स्किल सेट कम होती जा रही है। उसी के साथ फ्यूचर में क्या चीज़ें आ रही हैं एजुकेशन में, हम कैसे अपने देश के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, बिकॉज AI ऑटोमेशन डे टू डे चेंज हो रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के पॉडकास्ट में उनसे हम जानेंगे एजुकेशन and skill set about a founder mindset as well. So let's deep dive to the podcast. Keep watching the show. Vineet sir, welcome to Curious Bites with Sanwal. एंड मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपसे इसके रिलेटेड पॉडकास्ट के रिलेटेड हमारी बात चल रही थी, बट फाइनली आप आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। जी, मैं सर सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि आपकी जो अर्ली लाइफ है, आपका बचपन जो है वो कैसा रहा, और आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? सो आई बिलोंग टू चंडीगढ़, आपको शायद मालूम होगा। तो मैं चंडीगढ़ में ही ग्रो अप किया। तो आई वॉज बॉर्न इन जींद, जो एक स्मॉल टाउन है, बट आई थिंक आई वॉज 1 year old व्हेन माय फादर गॉट पोस्टेड हियर। तो हम लोग 16 सेक्टर में रहते थे चंडीगढ़ में, और हम सेंट जॉन्स में पढ़ा मैं, तो 26 सेक्टर में हमारा स्कूल था। तो इट वाज अबाउट अ 5 किलोमीटर डिफरेंस जो डिस्टेंस था। तो वी यूज्ड टू साइकिल एवरी डे। तो वो एक मेमोरी है काफ़ी डिस्टिंक्ट की, सुबह भी साइकिल पे जाना और शाम को भी साइकिल पे, दोपहर में भी साइकिल पे आना। फिर स्कूल में गेम्स होती थी शाम को, तो आप 2 बजे पहुँचे और 1 घंटा 1.5 घंटा लंच वंच किया, देन बैक ऑन द साइकिल। तो स्कूल की मेमोरी एक बड़ी डिस्टिंक्टली एक वो साइकिल के आने जाने से जुड़ी हुई है। अदरवाइज चंडीगढ़ वॉज अमेजिंग, स्कूल वॉज अमेजिंग। उसमें सेंट जॉन्स में जो भी सीखा, कॉन्फिडेंस, लिखना पढ़ना, मतलब रीडिंग राइटिंग, मेरे हिसाब से 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं। तो वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, तो रीडिंग राइटिंग पे बहुत एम्फोसिस था। वो मुझे लगता है उसने कहीं पे काफ़ी फाउंडेशन एक क्रिएट की, और बाकी दोस्त सब यहाँ हैं, यहीं पे पढ़े, यहीं पे लिखे। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल मोमेंट्स एंड गुड टाइम। तो जींद से स्टार्टिंग में ही चंडीगढ़ आ गए थे? हाँ, 1 year। जींद की कोई मेमोरी नहीं है। आई थिंक होल स्कूल मेमोरीज हियर। ओह वाओ। फिर 10th में मेरे फादर की दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी, तो हम लोग दिल्ली चले गए। देन आई सेटल्ड इन दिल्ली। अच्छा, तो सर बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के टाइम पे, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कंपनीज एंड यू बिल्डेड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। व्हाई एजुकेशन एंड व्हाई यूनिवर्सिटीज?
So I started my education journey with Jamboree. Jamboree is still the company that I own and run, for profit company. हम लोग study abroad company है. So we are one of the larger ones in India in this segment. हम physical centers चलाते हैं, 33 of them across India, and जो study abroad के exams हैं, GMAT, GRE, SAT और काउंसलिंग है बच्चों की बाहर जाने के लिए, वो सब एंड टू एंड करते हैं. तो 2005-06 में मैं ये ऐसा देखता था कि किसी बच्चे को आप एडवाइस कर रहे हो, ब्राइट बच्चे 92, 93, 94%, और इन बच्चों का यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़, विस्कॉन्सिन, मैडिसन, मिशिगन एंड आर्बर, यूसी बर्कले, यहाँ पे एडमिशन होता था. लेकिन हमारे यहाँ इतनी कैपेसिटी शॉर्टेज है हायर एजुकेशन में, इन बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था. अच्छा. क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ 99, 98, 100 तक चले आते थे तब. तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था. मुझे लगता था कि कहीं पे वी आर लेटिंग आवर स्टूडेंट्स डाउन. मतलब इतने ब्राइट बच्चों के लिए भी हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है. और वहाँ से कहीं मेरे को लगता था कि ऐसा क्यों है, वाई कांट इंडिया क्रिएट टॉप यूनिवर्सिटीज़. तो जब इस क्वेश्चन को टटोलना शुरू किया तो कुछ यूएस के एग्जाम्पल सामने आए. यूएस की हायर एजुकेशन में डोमिनेंस है. अगर आप कोई भी वर्ल्ड रैंकिंग देखिए तो टॉप 100 में 50 यूनिवर्सिटी यूएस की, हार्वर्ड, MIT, बर्कले, स्टैनफोर्ड, सब यूएस और फॉरेन की आती हैं. और उसमें भी खास डोमिनेशन यूएस की है. ये लीड एक टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूरोप के पास थी. जर्मन, यूके, ये यूनिवर्सिटीज़ आगे थी. ये अभी भी आगे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखिए तो हायर एजुकेशन का जो डोमिनेंस है दैट इज़ बाय यूएस. एग्री. तो यूएस ने ये सारा पिछले 200 साल में क्रिएट किया. इट्स नॉट सेंचुरीज ओल्ड. द यूएस हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज 200 years old एंड मोर. 100 साल, ज़्यादा तो 100 साल में हुआ. तो इससे एक तो सबसे पहले प्रेरणा ये मिलती है कि यहाँ भी हो सकता है. बिल्कुल. राइट. ऐसा तो है नहीं कि अब चाइना आप देख रहे हैं कर रहा है, उसने अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है. इंडिया में भी काफ़ी हुई. हमारे IITs, IIMs आज वर्ल्ड लेवल पे हैं. लेकिन इंडिया के पास जो यंग पॉपुलेशन है वो, उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है. आज तो चाइना को भी ओवरटेक कर चुके हैं हम. तो इसका मतलब हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जिनको कॉलेज चाहिए. बिल्कुल. उतने कॉलेज हैं नहीं. अभी भी 4 में से 1 ही बच्चा कॉलेज जाता है इंडिया में, जबकि विदेशों में हर जगह करीब 100%, 90%, 80% बच्चे कॉलेज आ पाते हैं. तो कैसे हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट होंगी, ये एक इस क्वेश्चन की एक तलाश थी उस समय. तो उस क्वेश्चन की तलाश में पहले हम लोग मिले. हमने रियलाइज़ किया कि जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मोड में बनी हैं. तो अशोका यूनिवर्सिटी का वहाँ से फिर जन्म हुआ उन कॉन्वर्सेशन में. और तब पता चला मेरी तरह कुछ और लोग भी ऐसा करना चाह रहे हैं. तो हम कुछ 4 लोग इकट्ठे हुए उस समय, और वो धीरे धीरे फिर एफर्ट बढ़ता रहा. तो अशोका, ये 2006-07 की बात बता रहा हूँ मैं आपको. उसके बाद अशोका फाइनली उसका कैंपस 2014 में खुला, एंड उससे फिर हमने आगे प्रोग्रेस किया. अब उसी को देखते हुए फिर अशोका एक लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस के मॉडल पे थी. यस, इंडिया की फर्स्ट लिबरल आर्ट साइंस. तो मैं वैसे इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, और उसका जब सक्सेस हुआ अशोका का, तो काफ़ी जो IIT के बैचमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में भी करना चाहिए. तो वो शुरुआत फिर 2016-17 में हुई प्लक्षा यूनिवर्सिटी की, जो आपके बगल में ही है यहाँ मोहाली में. तो वो फिर 2021 में खुली, और मेरे हिसाब से दोनों यूनिवर्सिटी अपने टाइम में एक अच्छी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होंगी, ऐसा मेरा मानना है. आपने अभी एक बात कही कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसमें यूएस का ही नाम आता है. बट हमारे देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, और हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, या आज से 100-200 साल पहले कहते थे, या उससे भी पीछे चले जाए तो हम ही सबसे आगे थे. तो हम फेल कहाँ हुए? देखिए, ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है. तो पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी, और ये उस समय थी जब वर्ल्ड ओवर बहुत यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी. और आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ओवर के स्कॉलर्स सब यहाँ पढ़ने आते थे. लेकिन बीच में कुछ 600-700 साल का ऐसा गैप रहा, जब हम, एज यू नो, इंडिया हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय फॉरेन इन्वेडर्स राइट फ्रॉम 10th century, 11th century, एंड देन द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड. तो इस 700-800 साल में हमारी हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ. फिर से ये 19th century, मिड 19th century से हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्रिटिशर्स ने डेवलप करना शुरू किया. तो ये गैप हो गया बहुत बड़ा. देयर वाज अ बिग गैप.
एंड उस समय ये भी हुआ कि सम ऑफ आर यूनिवर्सिटीज़ एट दैट टाइम वर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्वेजन्स immense harm was caused to them, right? So there has been a big gap. But हमारे उस समय के भी जो साइंटिस्ट हैं, जैसे आप कह रहे हैं आर्यभट्टा और many more, they are still regarded as top notch, और काफ़ी जो वर्ल्ड की आज भी इन्वेंशंस हैं वो उनको क्रेडिट दी जाती हैं. तो ये एक हायर एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इतना गैप आ जाए तो नेचुरली बहुत बड़ा तो हम बहुत पीछे हो गए. फिर अब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ड्यू टू दी एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ IITs शुरू हुए, IIM शुरू हुए, कुछ प्राइवेट एफर्ट्स आई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो पहले से आ गए थे, बिट्स पिलानी आया. तो काफ़ी अच्छी एफर्ट्स इंडिया में शुरू हुई हैं, लेकिन हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है. वी हैव अ ह्यूमंगस चैलेंज बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज़ ह्यूज. तो इतनी मात्रा में लोगों को एजुकेट करना इज़ नॉट ईजी. और मेरे हिसाब से अभी लास्ट 20-25 साल में टोटल हायर एजुकेशन धीरे धीरे फ्री अप हो रहा है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले इंडिया में अलाउड नहीं थी, राइट? तो अभी ये ट्रेंड भी 1990s से ही शुरू हुआ, मिड 80s 1990s, पर ज़्यादा ये शुरू हुआ 2006-07 के बाद से, जब स्टेट्स ने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलनी शुरू की, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यूनियन कर सकती है और स्टेट भी कर सकती है, क्योंकि तब तक सिर्फ गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी देखी जाती थी. तो पर अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टेट से लेजिस्लेट होती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही हैं, स्टेट्स भी कर रही हैं. तो स्टेट्स ने काफ़ी इसमें लीड ली और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 2006-07 के बाद काफ़ी खुली हैं. इंडिया में आज करीब 600 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ऐड हो रही हैं हर साल. मेरे हिसाब से 20-30 यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही हैं. तो कहीं बहुत अच्छा कर रही हैं, कहीं अभी इस्टेब्लिश हो रही हैं, कहीं बंद भी हो रही हैं. तो आई फील कि इफ़ मेरिटोक्रेसी प्लेज आउट, अगर जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर जाएगा. ये थोड़ा मार्केट डायनेमिक्स इस तरह से होगा. एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का तो रोल है ही, बिकॉज इंडिया ऑल्सो नीड्स सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है. तो आई थिंक ये दोनों क्षेत्र, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट को इकट्ठे चलना है. तो आने वाला टाइम मेरे हिसाब से 20-30 साल इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए एक्साइटिंग टाइम है. इसमें आप देखेंगे और यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हो रही हैं. तो जब आप बिल्डअप कर रहे थे 2007 में, तो उस ड्यूरेशन में चैलेंजेस भी बहुत सारे आए होंगे. तो वहाँ पे किस टाइप के चैलेंजेस आपने देखे? बिकॉज जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक अलग टाइप के ही चैलेंजेस आते हैं. बट क्योंकि एक तरह से बिजनेस भी है, बट यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी और डिफरेंट चीज़ आ जाती है. तो उस टाइम क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, कैसी डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? तो चैलेंजेस, सबसे पहला तो चैलेंज था टू कन्विंस अ ग्रुप ऑफ पीपल कि आप कुछ लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप फिलैंथ्रोपी से कंट्रीब्यूट कीजिए. तो लोगों को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शुरू नहीं हुई थी इंडिया में, उसका कोई ज़माना नहीं था, तो उस आइडिया को भी लोगों को बाय करना आसान नहीं था. तो धीरे धीरे टाइम लगा. तो कुछ हम, जैसे मैंने बोला, हम 4 लोग शुरू हुए, फिर ग्रेजुअली ये एफर्ट बढ़ी. गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट उस समय आया ही था हरियाणा गवर्नमेंट का, तो उसको नेविगेट करना, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि हम कैसे लेजिस्लेट करें यूनिवर्सिटीज़ को, कैसे अप्रूव करें. तो वो एक्ट बहुत, वो कॉन्सेप्ट एक इंडिया में बहुत नया था उस समय. तो उस कॉन्सेप्ट को नेविगेट करना. लैंड एक्विजिशन, आपको मालूम है इंडिया में लैंड एक्विजिशन हमेशा चैलेंज रहा है. तो एक फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन को लैंड एक्वायर करना, वो चैलेंज था. लेजिस्लेशन चैलेंज था. फिर एक तरह से इंडिया में द आइडिया ऑफ लिबरल आर्ट्स वाज अननोन. इंडिया का फैसिनेशन तब तो बहुत भी, और अभी भी मेडिसिन और इंजीनियरिंग की तरफ रहा है. तो एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना अपने आप में, हम लोग CBSE के स्कूल्स में जाते थे कहीं, तो 80% स्कूल्स में कॉमर्स और ह्यूमैनिटी सेक्शन नहीं होता था, वाज ओनली साइंस सेक्शंस. तो उस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना और उस कॉन्सेप्ट को एक अपने आप में एक एस्पिरेशनल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो ये सब चैलेंजेस आते ही, आपको मालूम ही है, एज अ स्टार्टअप यू हैव टू फेस ऑल ऑफ दीज. आपने जो नाम रखे हैं, नाम भी बहुत यूनिक रखे हैं, अशोका एंड प्लाक्षा. ये नाम के पीछे क्या आइडिया था, या पहले से माइंड में था कि कुछ ऐसा ही करना है? नहीं, ऐसा माइंड में नहीं था. तो अशोका, ये एफर्ट्स शुरू हो गए थे और नाम काफ़ी लेट में आए. 2007-08 जैसे मैंने बोला, हमने एफर्ट शुरू किया. इसका नाम शायद 2011 या 12 में ही हमने फाइनल किया, जब ऐसा लग रहा था अब ज़मीन भी आ गई है
और यूनिवर्सिटी अब 2-3 साल में खुल जाएगी। अच्छा, इनिशियली नाम नहीं सोचा था? इनिशियली नाम नहीं सोचा था, तो उस समय हमने फिर हम लोग इकट्ठे बैठे और एक लॉन्ग लिस्ट बनाई नेम्स की। लेकिन हम चाहते थे कि कोई इंडियन हमें नेम चाहिए जो एक यू नो इट हैज़ इट्स डिस्टिंक्टली इंडियन, it has a connection with education, it stands for something great, and Ashoka had all these characteristics. वो अपने आप में एक he was a outstanding ruler and emperor, but he also shunned violence. वो नॉन वायलेंस की तरफ चले गए, बुद्धिज़्म को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। तो और अशोका की जो अपील है वो ऐसा नहीं है कि वो पुरानी, आज के टाइम में भी अशोका की अपील है। Even in today's time, even to a youngster, Ashoka appeals as much as it would appeal to somebody who was living thousands of years ago. तो ऐसे जब जैसे ही अशोका आया, हालांकि ये एक नोन नेम था, ऐसा नहीं था कि, लेकिन हमें सबको अच्छा लगा, तो हम फिर अशोका से गए। और प्लक्षा के टाइम तो और भी डिबेट ज़्यादा हुई क्योंकि हमने बहुत 2-3 नाम सिलेक्ट भी कर लिए थे जो आगे फिर प्रमोट नहीं हुए। तो सेम इसी उसमें थे, थॉट प्रोसेस में भी नाम थे, या भी वो पहले हम थोड़ा आर्यभट्टा के लाइन पे सोच रहे थे, इंडस के नाम से भी नाम आया, फिर एक वेस्टर्न नेम भी आया। तो वो नेम कुछ हम हद तक चल भी पड़े उन नामों के साथ, लेकिन जब उसको सबको सोचा तो फिर ऐसा लगा कि इससे थोड़ा कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो प्लक्ष एक इज अ नेम ऑफ अ ट्री फ्रॉम वेयर सरस्वती हैज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड। तो सरस्वती रिवर का जहाँ ओरिजिनेशन है उसको हमारे शास्त्रों में प्लक्ष पेड़ कहते हैं, और वो पेड़ पाया भी इधर शिवालिक में जाता है। तो जब ये नाम हमारे सामने आया तो इसका हमें नेचुरली एक कनेक्शन लगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्री ऑफ लर्निंग। इसका एक और भी बुद्धिज़्म में रेफरेंस है कि गौतम बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की थी। तो कई इसके मीनिंग निकले और हर मीनिंग अपने आप में हमें बड़ा ही डीप लगा और एक कनेक्शन लगा एजुकेशन से। तो फिर हम इसके साथ कन्विंस हो गए, उसके साथ आगे बढ़ गए। अब सर, आपने भी इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बट आज के टाइम में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की रियलिटी ऐसी हो चुकी है, इवन दो आपने एक फ्रेज भी सुना होगा कि जिस गली में पत्थर मारो वहाँ से एक इंजीनियर निकलता है, बट जो रियलिटी आज के टाइम में हो रही है कॉलेजेस में, एक स्किल्स की तरफ ना जाते हुए और बहुत ही कंडीशन भी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा लोअर साइड जा रही है, क्योंकि इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बट स्किल्स किसी के पास नहीं है, किसी को जॉब भी इजीली नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ ऐसा क्या चल रहा है, क्यों ये क्वालिटी डिग्रेड बार बार नीचे ही जा रही है? ये आपने चंदन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये प्लक्षा की मोटिवेशन भी ये थी। 2018 या 19 में NASSCOM की एक रिपोर्ट आई थी कि 80% इंजीनियर्स कमिंग आउट आर अनएम्प्लॉयबल। तो इसमें मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन जिस तरह से इम्पार्ट हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें है। इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है, तो आप साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके व्हाट डू इंजीनियर्स डू, दे सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। आपके आसपास की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करते हैं। और जो ये हमारे कुछ कन्वेंशनल डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी में बनने शुरू हुए। जब वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हुआ तब ये प्रोफेशंस निकले, बिकॉज आपको रोड्स की ज़रूरत थी, आपको ब्रिजेस की ज़रूरत थी, मशीन्स की ज़रूरत थी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई जब पावर शुरू हो गई, देन इलेक्ट्रॉनिक्स केम, देन कंप्यूटर साइंस केम। तो ये ब्रांचेस जो हैं, जब वर्ल्ड को ज़रूरत थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की इन एरियाज़ में, तब ये ब्रांचेज ओरिजिनेट हुई, एंड प्रीटी मच इन दिस सीक्वेंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। पर अगर आप अब देखिए लास्ट 30-40 ईयर्स में द वर्ल्ड हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, राइट। कंप्यूटर साइंस एक अलग से ब्रांच नहीं बची है, कंप्यूटर साइंस एक हॉरिजॉन्टल हो गई है, सबको ज़रूरत है इसकी, राइट। So every engineer needs to understand computer science, every engineer needs to understand data science, and आज की डेट में तो forget every engineer, every human being yes. needs to understand AI. Yes. तो हमारी ब्रांचेस उस हिसाब से चेंज नहीं हुई। ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एक फंडामेंटल साइंस ही, इट्स एन अप्लाइड साइंस, दे शुड हैव चेंज्ड एज प्रॉब्लम्स आर चेंजिंग। ये ब्रांचेस चेंज नहीं हुई। इसके कारण आप ये देखते हैं जो हो रहा है कि इंजीनियर्स वही पढ़ के
जो शायद आज से 30 साल पहले 40 साल पहले रेलेवेंट था, वही पढ़ के अगर आप आज ग्रेजुएट होंगे तो आपको जॉब्स नहीं मिल रही। सिविल इंजीनियर्स को कोडिंग में ट्रेन करके कंप्यूटर साइंस की जॉब्स दी गई। तो दिस हैज़ बीन द बिग चैलेंज विद इंजीनियरिंग। और बाय द वे ये सिर्फ चैलेंज इंडिया में नहीं रहा, ये चैलेंज वेस्ट में भी आया, पर उन्होंने वहाँ पे अपने आप को जल्दी चेंज किया। दे अडेप्टेड फार मोर क्विकली देन वी डिड। तो प्लक्षा का जो क्रिएशन है उसमें ये आपके क्वेश्चन का बहुत डीप रीज़न रहा है। और हमारी जो ब्रांचेज अगर आप देखेंगे कभी, अगर आप तो दे आर वेरी डिफरेंशिएटेड, बहुत डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो, दे आर रेलेवेंट टू टुडे। तो आई थिंक इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर इंजीनियर्स, नॉट लेस। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है इस समय, लेकिन वी नीड इंजीनियर्स ऑफ अ न्यू काइंड। वो पुराने करिकुलम और पुराने सिलेबस से अगर इंजीनियर पढ़ के निकल रहे हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपने बिल्कुल, तभी आप देखिए एक टाइम था 90s और 2000 में कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले प्राइवेट, बहुत सारे उसमें से बंद हो रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू चेंज विद टाइम्स। एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन रियली नीड्स अ रेवोल्यूशन। टाइम के साथ एजुकेशन का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आज के टाइम में डू यू स्टिल थिंक कि डिग्री मैटर्स? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, बट उससे ज़्यादा स्किल की बहुत ज़रूरत है। और जो आज बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। मैं अपने भी यहाँ कंपनी में हम लोग हायर भी करते हैं, तो मैं क्वालिफिकेशन ज़्यादा स्किल की तरफ देखता हूँ कि क्या उसमें स्किल है, चाहे वो MBA हो, चाहे BTech हो, कोई भी ग्रेजुएट हो। बट जब तक स्किल नहीं होती तो मेरे को भी लगता है कि नहीं यार, मतलब आपने डिग्री कर ली बट आपके पास स्किल ही नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गया फिर। तो क्या आज भी डिग्री मैटर करती है? नहीं, यू हैव आपने अगेन बहुत रेलेवेंट पॉइंट पकड़ा है चंदन। आई टोटली एग्री। सी, योर फॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट्स यू नॉलेज, बट when you are working in employability, the employers will worry more about your skills. आपने ये सारा theoretical पढ़ तो लिया, लेकिन आप इसको can you apply it, right? Can you communicate well? Can you engage with clients? आप problem solve कर सकते हैं कि नहीं? आप में critical thinking ability है कि नहीं? आपको कोई open ended problem दे दी, आप solution ले आएंगे या आप बोलेंगे ये तो हो नहीं सकता? तो ये सब skills work life में बहुत important है। ये अगेन हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट मॉडर्न एजुकेशन हैज़ टू फोकस ऑन दिस। डीप नॉलेज का क्या फ़ायदा है? अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो आप यू कैन कीप लर्निंग। अगर आपको मैथ आता है तो तभी तो आप आगे एल्गोरिदम्स और सीखेंगे ना। अगर वो आता ही नहीं है तो फिर तो जा नहीं तो फॉर्मल नॉलेज ऑल्सो हैज़ अ रोल। फॉर्मल नॉलेज हैज़ अ रोल, एंड फॉर्मल नॉलेज स्पेशली हैज़ अ रोल व्हेन यू हैव टू गो हायर। स्किल्स तो आपने जैसे बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मल नॉलेज इज योर बेस। बट येस, एम्प्लॉयर्स आर नॉट गोइंग टू हायर यू विदाउट फॉर्मल नॉलेज, विदाउट गुड स्किल्स। अब मैं इस पर एक तीसरी चीज़ भी ऐड करता हूँ जो एज अ एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयर आप अप्रिशिएट करेंगे, विच इज़ योर माइंडसेट एंड एटीट्यूड। आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास स्किल्स भी है, बट आपके पास एटीट्यूड नहीं है। और एटीट्यूड क्या? ग्रोथ एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, कि ये मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट कि क्या मैं कर सकता हूँ अच्छे, और मैं क्या ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या और सीखना चाहिए। ग्रिट, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस। और एक कई बार मैं फ्रेज यूज करता हूँ दैट योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर ऑल्टीट्यूड। तो स्किल्स तो के बिना तो आप हायर नहीं होंगे, पर आप ऊपर कितना जाएंगे अपने करियर में, दैट योर एटीट्यूड विल डिटर्मिन। और एटीट्यूड पे अभी फॉर्मल एजुकेशन फोकस ही नहीं कर रहा है, बट आई फील कॉलेजेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच ऑल थ्री: नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, एंड देन ओनली कैन योर एजुकेशन बी कंप्लीट। राइट। अभी माइंडसेट की आपने बात करी, तो माइंडसेट जो आज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है वो यही होता है कि चलो जी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ली, उसका जॉब लग जाते हैं। बट एक इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें हैं उसके पीछे कॉलेजेस और स्कूल बहुत ही उस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। एक फाउंडर माइंडसेट देना नहीं हो पाता है। तो वो हमारी एजुकेशन में कहाँ इम्प्रूवमेंट की दरकार है, सो दैट कि लोग इस तरफ भी आगे बढ़े। क्योंकि बीइंग अ फाउंडर वी समटाइम थिंक यार और लोग आने चाहिए,
बट उस टाइप के लोग नहीं आ पाते। कॉलेजेस में आजकल तो चीज़ें शुरू हो रही हैं, पर स्टिल लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है ही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं उसकी। सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफिकल्ट हैविंग दिस फाउंडर माइंडसेट वेयर यू आर लाइकली टू हैव मोर बैड डेज देन गुड डेज। ज़्यादा दिन में आपको चैलेंज फेस करने होंगे, अच्छे दिन कम होंगे, राइट? तो आपको हमेशा वो चैलेंज फेस करके ऊपर निकलना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो उसमें रिजिलियंस, ग्रिट, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस है पहले से कंपेयर टू अर्लियर। बट यू नो, आई विल टेल यू अ फैक्ट, आई डोंट थिंक कॉलेजेस नो हाउ टू डू इट। अभी कॉलेजेस के पास ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि आप एक फाउंडर कैसे बना दो, एक उस पर्सन, उस माइंडसेट का एंटरप्रेन्योर आप कैसे प्रोड्यूस करो। इंक्यूबेटर सेंटर्स तो ओपन हो रहे हैं, इंक्यूबेटर सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट अबाउट इंक्यूबेटर, दिस इज नॉट अबाउट टिंकरिंग विद टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट अबाउट टेलिंग अ बिजनेस प्लान, दिस इज रियली अबाउट दैट माइंडसेट। बट इसके ऊपर रिसर्च आ रही है अभी टॉप इंस्टीट्यूशन से ऑन हाउ टू कल्टिवेट माइंडसेट। इसके ऊपर अ बॉडी ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च इज कमिंग आउट। तो आई थिंक होगा ये धीरे धीरे। आई फील ग्रुप वर्क, टीम्स में आप काम कराएं लोग, बच्चों को। स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड वे टू इनकलकेट माइंडसेट। तो ये धीरे धीरे दिस इज कमिंग into the curriculum, but it's hit and trial right now. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अच्छे दिन यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं इनिशियली, क्योंकि आपको अप से ज़्यादा डाउन फेस देखना पड़ता है, और वही सबसे मेन है, वहीं पर माइंडसेट काम आता है। Correct. अगर आपका माइंडसेट ही उस चीज़ को कि नहीं हो रहा है, क्विट कर दिया, ख़त्म, यू कांट बी एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वहाँ पे आपको पता है जब तक लगे नहीं रहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। Yeah, and you can't give up. Yes. Resilience, you can't give up despite all that. नेवर गिव अप एटीट्यूड तो सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी हो सकता है ये चीज़ें। आज के टाइम में सर गवर्नमेंट ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं जो आगे आने वाली जनरेशन को चाहिए, या स्टिल अभी भी उसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी ही हैं? व्हाट डू यू थिंक? See, जो फर्स्टली दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, तो बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है। लेकिन पॉलिसी जो होती है एक फ्रेमवर्क होता है, राइट? उसको इम्प्लीमेंट जो करना है वो कॉलेजेस के हाथ में है। तो आप देखेंगे जो अच्छा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। देयर इज़ फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, देयर इज़ फोकस ऑन इंटरनेशनलाइजेशन, देयर इज़ फोकस ऑन रिसर्च। इंडियन कॉलेजेस का ये रहा है कि एजुकेशन अच्छी रही है, बट रिसर्च के लिए आर टॉप टैलेंट गोज अब्रॉड। तो रिसर्च में अब गवर्नमेंट हैज़ टेक द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में दे हैव केप्ट असाइड अ लार्ज बजट ऑफ 1 लाख करोड़। तो बहुत अच्छी चीज़ें की हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, बट कैसे दिस होल इकोसिस्टम को डेवलप होने में इट विल टेक टाइम। जैसे कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप का ही बोला, आई फील द environment today is much more conducive to entrepreneurship than it was 25 years ago. वो धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे, आज आप देखेंगे हर सिटी में, सिर्फ बड़ी सिटीज़ में नहीं, पर इवन छोटी सिटीज़ में भी, यू नो, बिगर सिटीज़। चंडीगढ़ तो खैर बहुत बड़े शहरों में ही आ जाते हैं आजकल, लेकिन यू नो यू फाइंड एवरीवेयर, इवन स्मॉलर सिटीज़ दैट यू गो टू, दैट देयर इज़ अ स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी ऐसे ये पॉलिसी एक बन गई है, बट इसका जो इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। एंड कुछ कॉलेजेस इसको जल्दी अडेप्ट करके आगे जाएंगे, कुछ कॉलेजेस ज़्यादा टाइम लगाएंगे। बट यू नो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू मैनी थिंग्स जो पहले एक लिमिटेशन थी। तो एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना है। तो अभी AI भी आ चुका है, उन्होंने आई होप इसको भी इंक्लूड किया होगा। बट डू यू थिंक कि AI और जो ऑनलाइन ये लर्निंग वाले ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, ये दो अलग चीज़ें हो जाती हैं, बट क्या जो ऑनलाइन लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो उतना इम्पैक्टफुल है जितना ऑफलाइन होता है, या स्टिल जस्ट टू कंप्लीट अ कोर्स और एक सर्टिफिकेट लेने के लिए ही है, ऐसा ही? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका। सी देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड दिस, क्योंकि एडटेक भी बहुत आ चुका है और सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ये बोथ यस एंड नो क्वेश्चन, आंसर इसका ये है, ऑनलाइन एजुकेशन कितनी इफेक्टिव है, यस एंड नो। इफेक्टिव तो इस तरह है कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको आज स्क्रीन चाहिए, यूट्यूब चाहिए, एंड यू कैन प्रीटी मच फाइंड एवरीथिंग, राइट? साइट्स हैं, कोर्सेज हैं, एडेक्स, कोर्सेरा, वर्ल्ड के बेस्ट कोर्सेज आर अवेलेबल। दैट इज़ द एडवांटेज कि आज पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लैपटॉप खोल के कुछ भी पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए यू नीड हाई लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। 17 या 18% कंप्लीशन रेट है ऑनलाइन कोर्सेज का। 100 में से 18 बच्चे ही कंप्लीट करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, राइट? बीच में छोड़ देते हैं, तो वो
मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। फिजिकल क्लास है, टीचर ने टाइम दिया है, कॉलेज की फीस जा रही है, तो आप कॉलेज में पहुंचेंगे, एनवायरनमेंट है। तो फॉर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज़ अवेलेबल एट कन्वीनियंस, द बेस्ट कंटेंट इज़ अवेलेबल। आज आपके पास बेस्ट प्रोफेसर्स वर्ल्ड ओवर, उनके कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट एनेबलर, बहुत कुछ उससे किया जा सकता है। येस, इट डजंट बिल्ड द सोशल इकोसिस्टम टू स्टडी। तो बट आई थिंक नेट तो पॉजिटिव है, नेट तो पॉजिटिव है। एज मोर एंड मोर कंटेंट कम्स, आई थिंक मे बी वील ऑल्सो फाइंड अ वे टू सॉल्व फॉर दिस सोशल कैमेडरी। तो इतने जो ये एडटेक आ रहे हैं, क्या ये ऑन अ सीरियस लेवल पे एजुकेशन के लिए ही आ रहे हैं और टू मेक मनी? बिकॉज बहुत सारे एडटेक आए और चले भी गए, सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो उनको देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये भी एक बिजनेस मॉडल नया बन चुका है। नहीं, बिजनेस मॉडल तो जरूर बन चुका है चंदन, एज यू आर वेरी राइट दैट एडटेक इज अ बिजनेस मॉडल, एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग हियर टू, आई थिंक द फर्स्ट रीजन, द फंडामेंटल रीजन हैज़ टू बी टू डू गुड वर्क एंड इम्पार्ट गुड एजुकेशन। पर वो हर बिजनेस में है। आज आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी खोल दें, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं डालेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया एजेंसी रन कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट वर्क deliver good value to your clients, so then that business will have limited life, but it is a business model. तो edtech भी आज एक business model है. Having said that, if you don't create good content, if you don't service your customers properly, if you don't have great learning outcomes, तो वो बंद हो जाएंगी. तो बहुत सक्सीड भी हो रहे हैं और बहुत बंद भी हो रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, आई फील. तो एआई कितना इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे कॉलेजेस की स्टडीज़ में? क्या उसका कुछ रोल है उसको एक बच्चे को, स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में? क्या कॉलेजेस उसको इम्प्लीमेंट कर भी रही हैं कि जस्ट कि एआई आ गया जी, देखेंगे करेंगे आगे? नहीं, ये एआई इतनी स्पीड से आ रहा है कि इट्स चेंजिंग एज वी आर स्पीकिंग, राइट? So I must say the academia is grappling. The academia is grappling with it. तो मैं इसका आंसर दो पार्ट्स में दूंगा. फर्स्ट इज AI as a technology. AI as a technology to understand the fundamentals of AI, understanding AI fundamentally. उसके ऊपर तो ऑलरेडी कॉलेजेस आर डाउन दैट पाथ. तो AI आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है. आप अच्छे एल्गोरिदम्स कैसे क्रिएट करें, आप डेटा कैसे सैनिटाइज करें, आप मॉडल्स को कैसे ट्रेन करें, उसके ऊपर ऑलरेडी एजुकेशन इज गोइंग ऑन. The second question is use of AI in learning. आज उसके दोनों साइड्स हो रहे हैं. असाइनमेंट्स भी आज आप AI पे कर सकते हैं. सम टीचर्स आर वेरी स्केयर्ड कि कोई आप टेस्ट दें और बच्चे AI से सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं. बट AI से आज एनालिटिक्स भी आ रही हैं कि आपने 4 टेस्ट दिए और एनालिटिक्स विल टेल यू कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, किस टॉपिक में. तो AI इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. उससे अभी आई थिंक दी एकेडेमिया इज अडेप्टिंग. उसमें धीरे धीरे एकेडेमिया इज अडेप्टिंग. बट आई फील AI will get absorbed into academic institutions very quickly. We have no choice. We have no choice because students are already using it. So academia has to start using it. Academia has to start adapting it, and academia has to get used to living with it. तो आप खुद भी कुछ AI चैट GPT यूज़ कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं. वो तो आज उसके बिना यू कांट. बेसिक AI टूल्स आई हैव बीन यूजिंग. ओके. तो किस लेवल तक? क्योंकि मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूं. मैंने बहुत टाइम पहले जब चैट GPT यूज़ करना शुरू किया था लास्ट ईयर, तो पहले मेरे को आइडिया नहीं था कि किस लेवल तक वहाँ से मेरे को आंसर मिलेंगे. बट जब मैं उसमें घुसा तो मेरे को लगा यार इसने तो मेरी सारी चीज़ें याद कर ली है. आज मैं उसको कुछ भी बोलता हूँ, उसको पता है कि मैंने 10 महीने पहले क्या किया था, कहाँ डॉट कनेक्ट किए थे, तो वो सारी मेमोरी स्टोर कर ली है. करेक्ट. तो AI तो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है. इवन तो कई बार ऐसा लगता है कि यार सारी चीज़ें उसी से पूछ लो, किसी और की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट. बट द मेन थिंग कि आप उससे पूछ के आ रहे हो उस बात. एब्सोल्युटली. हाउ आर यू यूजिंग AI? दैट इज फंडामेंटल. यस. एक मेजर पॉइंट ये था सर कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी बन रही है, अभी नई नई आ रही है. बट क्या सबका पर्पस जो है लोगों को प्रॉपरली नॉलेज देना ही है, या कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ओपन करनी है उसी पॉइंट से आगे बढ़ना है? उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा. जैसे आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि आपको जब फील हुआ कि टेक के लिए एक अलग से हमें करना चाहिए, आपने किया. बट क्या जस्ट जर्नली हम शुरू कर दें, बना दें और हो गया? क्या ऐसे ही चल रहा है कुछ? देखो, दोनों हैं, दोनों चीज़ें हैं. आई थिंक कुछ एफर्ट्स तो इससे आ रही हैं कि देयर इज़ अ नीड. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्पेशलाइज एरियाज़ मेडिसिन में आ रही हैं बहुत. इंडिया में मेडिकल शॉर्टेज की बहुत
मेडिकल स्कूल्स की बहुत शॉर्टेज है. बट कुछ ऐसे भी आ रही हैं कि आज बिजनेस हाउसेज अगर आप देखेंगे, कई बिजनेस हाउसेज यूनिवर्सिटीज़ ओपन अप कर रहे हैं. तो आई थिंक देयर इज सम इनेट डिज़ायर कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू दे कैन गिव बैक टू सोसाइटी. तो उसमें लगता है कि जो एजुकेशन है वो एक नोबल कॉज है टू गिव बैक. तो उस पर्पज़ से भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं. एक थर्ड रीज़न है, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ को बिजनेस मॉडल भी समझते हैं. Right, it is a good place to invest, although it's a difficult business, right? It's not easy. Yes. It's not easy. So एक वो भी reason है. तो all three reasons are there. I think genuine desire to make a difference, to give back, and also as a business model. तो तीनों जगह हो रही है. But I don't think any model is wrong, because eventually people who do good work, I feel they will do well and they will survive. तो what do you think कि जो आने वाला टाइम है 20, 30, 40 तक, what are the three most और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो यूनिवर्सिटीज़ को चेंज करने चाहिए फ्यूचर के स्टूडेंट्स को बनाने के लिए, या एड ऑन करनी चाहिए ऐसी चीज़ें? देखिए, एक तो जो करिकुलम है इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इंटरडिसिप्लिनरी. खासकर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइजेशन का ज़माना इतना नहीं रहा, बिकॉज 90% पीपल आर गोइंग इनटू द वर्कफोर्स में आपको जर्नलिस्ट चाहिए. यू नीड पीपल हु अंडरस्टैंड साइंसेज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी. सो यू नीड जर्नलिस्ट. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, कल को कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी है. पर अगर आपकी जितनी एक अवेयरनेस जनरल लेवल पे ज़्यादा है, उतना आप सक्सेस किसी भी प्रोफेशन में यू कैन सक्सीड. सो एजुकेशन हैज़ टू बी मोर इंटरडिसिप्लिनरी. आई फील सम बेसिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, AI आर फंडामेंटल. एवरी कॉलेज हैज़ टू टीच देम. आज आप ये नहीं कह सकते ये इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसको आप लिटरेचर पढ़ा दीजिए सिर्फ, या ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो इनको कोडिंग पढ़ा दीजिए, इनको राइटिंग मत सिखाइए. सो सम फंडामेंटल स्किल्स आर गोइंग टू बी यूनिफॉर्म एंड ऑल कॉलेजेस हैव टू फोकस टू प्रोवाइड देम. आई थिंक द थर्ड विच इज हैपनिंग लेस बट शुड हैपन मोर, education has to become more experiential, project based, actual learning by doing, not just learning by studying but learning by doing. I think that has to come more and more, because that stays with you. जब आप learning by doing करते हैं तो आप भूलते नहीं हैं. तो ये मेरे को लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं जो एजुकेशन में धीरे धीरे चेंज होंगी. आपका पर्सनल क्या टेक है? आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि आने वाले 10-20 साल तक मैं ये चीज़ें तो इसमें इम्प्लीमेंट करूँ ही करूँ, जो आप पर्सनल लेवल पर चाहते हैं कि ये चीज़ें स्टूडेंट में होनी चाहिए, मेरी यूनिवर्सिटी ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करे, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम में हमारे सारे लोग भी करने. तो हमारा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. तो हमारी ये डिज़ायर रहती है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकलें वो वर्ल्ड की टफेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें, वेदर देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स. दे शुड be able to solve the toughest problems of the planet. And while students make great careers, but every student should contribute towards making this world a better place. This is the overarching desire, that our students have to be at the cutting edge of solving world problems. एक सर, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स भी चलती है, वहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती है. क्या ऐसा कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपने कभी सोचा कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा कुछ हम इम्प्लीमेंट करें कि यहाँ से भी कुछ पॉलिटिशियन भी निकल के आगे बढ़े? बिल्कुल. अशोका में तो हमारी डिज़ायर है कि द नेक्स्ट सेट ऑफ लीडरशिप फॉर इंडिया शुड कम फ्रॉम अशोका. मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव गॉन इनटू सिविल सर्विसेज. I hope many should go into politics also. Our India does need, they already are, but many politicians who are more and more educated, who think about the welfare of the country, who can contribute meaningfully. Absolutely. I think it's a great profession for students to join. ओके. क्योंकि चंडीगढ़ से PU है, आपको PU से डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऐसे इतने सारे बड़े नाम निकले हैं. तो उनको एक फाउंडेशन मिल जाता है. और मुझे मेरे कॉलेज में ये चीज़ थोड़ी सी फील हुई थी. मैंने कहा अगर यहाँ भी होता सो पार्टिसिपेट करना चाहिए था मेरे को भी. बिल्कुल. हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं अपने यहाँ, चेंज मेकर्स. सो वी वांट टू प्रोड्यूस मोर चेंज मेकर्स जो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएँ.
क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि सिस्टम में वो कहते हैं ना कि आपको सिस्टम चेंज करना होगा, बट उसको सिस्टम चेंज करने के लिए एक बेस चाहिए, एक एंट्री लेवल चाहिए, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तो वो देती हैं, प्राइवेट में बहुत कम होता है ऐसा। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा था। नहीं, प्राइवेट में हमारी तो इसमें बहुत सोच है, बिकॉज ये फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं हैं, दे आर लार्ज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। प्राइवेट कैरेक्टर में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इनकी सोच एक पब्लिक की है, बिकॉज वी आर डूइंग लार्जर गुड टू सोसाइटी। तो जो बच्चे भी यहाँ से निकलें, दे हैव टू कम आउट विद द माइंडसेट कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर सर आपको आज की डेट में, अगर मैं कहता हूँ आप अपने आप को आज 20 की एज का माने और आपको कॉलेज में दोबारा एंट्री लेनी होती, तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते और क्यों? देखिए, मैं इंजीनियरिंग की और उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अगर मेरे को वही दोबारा पढ़नी होती तो मैं शायद आधी उसको कहता कि 2 साल इंजीनियरिंग कराओ और 2 साल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब सिखाओ। वो एक कंपोनेंट था जो बिल्कुल रह गया, और उसको खुद से सीखा। जब एंटरप्रेन्योर बने या जब काम करना शुरू किया, खुद पढ़ पढ़ के सीखा। उसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो वो मुझे एक लगा कि अगर दोबारा एजुकेशन करनी हो तो इट शुड बी वेरी इंटरडिसिप्लिनरी एंड वेरी ब्रॉड। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सर कैसी रही स्टार्टिंग से? चैलेंजेस तो चलो आपने लाइफ में बहुत देखे होंगे, उन पे भी हम आएंगे, बट आपकी खुद की जर्नी कैसी रही वो वाली? तो मैं कॉलेज के बाद कॉलेज में मैं स्टूडेंट एसोसिएशंस में बहुत एक्टिव था। तो हालांकि मेरे फादर सिविल सर्विस में थे, तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग में तब यही आया कि एंटरप्रेन्योर बनना है। हालांकि फैमिली में किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं थी, तो आई स्टार्टेड माई करियर बाय बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। उस समय 92 में एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी डिफरेंट थी। आज यू कैन बी इन योर रूम विद योर लैपटॉप एंड यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उस समय ब्रिक एंड मोटर थी, उस टाइम तो ये टर्म भी इतनी नहीं यूज होती थी। और आई रिमेंबर द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आई यूज वाज इन 96, 4 years लेटर। IIT में भी जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तब वो ईमेल शुरू हुई थी। तब 89-90 में ईमेल आनी शुरू हुई थी, बट वी वर नॉट यूजिंग ईमेल इवन फ्रीक्वेंटली। तो इट वॉज टफ, एंटरप्रेन्योरशिप वॉज टफ, इट वॉज ब्रिक एंड मोटर। तो हमने पहले शुरू में फैक्ट्रीज शुरू की। दैट बिजनेस आई डिवेस्टेड इन 2005। देन आई हैव बीन रनिंग जैम्बूरी एजुकेशन, which I felt was very satisfying. It has been a satisfying journey. That's a business I continue to run. And then these institutions started, which took away a lot of time. So 2006-07 से अब तक a significant part of my time has gone into building both these universities. So it's been very fulfilling. बहुत जब देखते हैं पीछे 20 साल का टाइम, तो बहुत एक तसल्ली होती है और बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। It's a tough journey, as you say, entrepreneurship is tough, but it's very satisfying. I mean, I won't have traded it for something else. कोई मेरे को बोले दूसरे जन्म में कोई और प्रोफेशन चूज कर लो, मैं तो यही करूँगा। तो आज के टाइम में सर जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, उनके लिए आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता ही होता है लोगों को ये करना है, पर क्या नहीं करना चाहिए? मेरे को उसमें एक ही एडवाइस होती है। मेरे को लगता है एंटरप्रेन्योर्स जो आज आते हैं बहुत जल्दी बिगनिंग में वैल्यूएशन को चेस करने लग जाती है, राइट? एंड दैट इज़ अ रॉन्ग मोटिवेशन। देखिए, हाई वैल्यू मिलना या ना मिलना थोड़ा तो भगवान के हाथ में है, बट आपको अच्छी कंपनी बनानी है, चाहे वो 20 लोगों की हो, चाहे वो 20,000 लोगों की हो। आप अच्छी कंपनी बनाइए और अच्छा काम कीजिए और क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड रखिए, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाइए। ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। उससे आप कितनी वैल्यू बनेगी या कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी, ये आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल। कई बार आप वैल्यू चेस करने के लिए वो कंपनी को ही बिगाड़ देते हैं। सो बिल्ड अ नाइस कंपनी, बिल्ड गुड प्रोडक्ट्स, मेक योर कस्टमर्स हैप्पी, दैट आई थिंक इज़ फंडामेंटल। और उस प्रोसेस में वैल्यू कम क्रिएट हो, ज़्यादा क्रिएट हो, उसको थोड़ा सा डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। बट अगर उसको मॉडल को फ्लिप कर दें कि पहले वैल्यूएशन और फिर कंपनी, तो फिर वो इट विल सक्सीड वेरी फ्यू टाइम्स। क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम जो कंपनीज है, जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया है, वो वैल्यूएशन की तरफ जा रही हैं, हमें नंबर दिखाने हैं, इवन दो प्रॉफिट नहीं है और प्रॉफिट बहुत कम होता है। कई कंपनी में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो बर्न कर रहे हैं, बस वैल्यूएशन बनाए जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। बट सर, अगर मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि ये था क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आप क्या गाइड करेंगे कि जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है? तो पहले तो जंप इन करिए विद योर फुल, इट्स ऑल इन। मतलब इट्स लाइक जंपिंग इनटू अ पूल, तो यू आर ऑल इन, राइट?
फर्स्ट इज कस्टमर डिलाइट. पहले तो अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर आपके घर में पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जब तक यू डू नॉट हैव अ कस्टमर हु इज़ विलिंग टू पे, और वैल्यू भी उसका कस्टमर ही लगाएगा. यू नो, आई ऑल्सो फाइंड कि खासकर ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स में प्रॉब्लम है, जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से, वो अपने प्रोडक्ट से बहुत जुड़े होते हैं, राइट. सारा दिन उनका प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहें. दे व्हेन दे मीट यू ऑल्सो दे विल टेल यू मेरा प्रोडक्ट ये है. एंड आई थिंक कस्टमर साइड पे वो टाइम नहीं लगाते उसको वैलिडेट करने के लिए कितना सक्सेस, कस्टमर को पसंद भी आ रहा है कि नहीं. आपको तो बड़ा पसंद आ रहा है, बट आप तो यू कांट बाय ऑल योर प्रोडक्ट्स, राइट. तो कस्टमर के पास कस्टमर फेसिंग, you know, doing very early customer analysis is very, very important. And then you have to get into segments where there is a market. एक और चीज़ देखी है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स उन चीज़ों में घुस जाते हैं जिसकी मार्केट नहीं है. सो एंड वो क्या है, फिर आपने 6 साल 8 साल उसमें ख़राब कर दिए. सो 2 things are very important: customer validation very early and entering a market which has a sizable market. These two are very important, otherwise you will keep struggling for a long time. आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला. मैं भी अपनी टीम को, बिकॉज वी आर इनटू ई कॉमर्स एज वेल, मैं अपनी टीम को ये समझाता रहता हूँ कि यू डोंट हैव टू लव योर प्रोडक्ट, बिकॉज टेस्टिंग करो. क्या पता वो प्रोडक्ट आपको पसंद है, क्या एंड कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद भी है कि नहीं है. बिकॉज आप उसको लेके बैठे रहोगे, नहीं ये चलेगा और कोई और दूसरा चल जाता है. बिल्कुल. तो मैं बार बार ये चीज़ बोलता रहता हूँ, यू डोंट हैव टू लव योर प्रोडक्ट, you have to pivot very. Yes, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए. सर, एक जो अशोका यूनिवर्सिटी और आपकी प्लाक्षा में है, अभी AI बहुत चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, तो इन सब के रिलेटेड भी कुछ वहाँ पे कोर्सेज वगैरह हैं? एब्सोल्युटली. तो प्लाक्षा में तो हमने 2021 जब AI का नाम शुरू हो गया था, बट AI वॉज नॉट what it became after 22-23. तो we launched a degree called CS and AI, Computer Science and Artificial Intelligence. I think this is the first degree in the country. तब तक किसी ने अपनी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी ने अपनी डिग्री का नाम में AI नहीं डाला था. AI was being taught as a few courses. ये आपको कुछ 2 कोर्स पढ़ा दिए. तो now Plaksha is launching a master's in AI. That program will start next year. It is a 1-year intensive master's. And to all students in the country who are passionate about technology, who are good with basic programming, math, and who want to build a career in AI, I think this will be the go-to program. It's a 1-year intensive master's, which we are launching next year. So, right there. मैंने काफ़ी लोगों से बात की जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ और हम लगे हैं पॉडकास्ट जल्दी होगा, तो एक जो चीज़ निकल के आई कि अशोका यूनिवर्सिटी का नाम बहुत अच्छा है, बट उनका ये कहना था यार फीस बहुत ज़्यादा है. तो वो मेरे से कहते कि ज़रूर पूछना कि इतनी फ़ीस क्यों है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा. नहीं, वो आपने क्वेश्चन ठीक पूछा. फीस है. वी ऑल्सो ऑफर वेरी हाई क्वालिटी, बट आपके सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई ऑल्सो वांट टू टेल योर लिसनर्स one aspect about Ashoka which is not so widely known. We also offer lots of scholarships. ये शायद लोगों को मालूम नहीं पड़ता है. हमारे यहाँ करीब 20 या 25% बच्चे फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं. They don't pay anything. Another 25 to 30% students study on some form of scholarship. 20%, 30%, 80%. So हमारा मानना ये रहा है कि इंडिया में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारी फ़ीस दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारी फ़ीस नहीं दे सकते. तो जो हमारी फ़ीस नहीं दे सकते, वहाँ हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको स्कॉलरशिप करें, उनके लिए हम अपनी फ़ीस कम करें, जो हम करते हैं. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी टैग प्राइस हायर है, तो ये बात इतनी पब्लिसाइज नहीं है जितनी होनी चाहिए. पर इस साल हम इसको बहुत ही डायरेक्ट मैसेज लेके जा रहे हैं. अशोका हैज़ अनाउंस्ड आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 1000 वी हैव अनाउंस्ड 500 स्कॉलरशिप्स. मतलब 500 बच्चे उस 1000 में स्कॉलरशिप पे होंगे. तो ये बात हम ज़्यादा से ज़्यादा और पब्लिसाइज करना चाहते हैं. एंड आई एम ग्लैड आपने ये पूछा, तो मुझे भी बताने का मौका मिला. नहीं, थैंक यू, क्योंकि ये जब मेरे से उन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगा. डोंट वरी सर. इंडिया में ना डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बढ़ रहा है अब. पहले से जब से रिलायंस ने जियो मूवमेंट आई उनकी, उसके बाद से बहुत ग्रो हुआ, और आज के टाइम में इतना ग्रो हो रहा है कि एज यू सेड कि अभी हर डेली नई नई चीज़ें आ रही हैं. व्हाट डू यू थिंक ये डिजिटल इकोसिस्टम कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक आगे पहुँच सकता है, और कितना इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है हमारी लाइफ में? सी, इसकी आफ्टर AI तो इसकी ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल, राइट. नॉट ओनली ये कितना दूर तक जाएगा, पर कितनी जल्दी कितना दूर तक जाएगा.
जो हमने लास्ट 1990 से अभी 35 साल में देखा है, वो अगला मतलब शायद आप 5 साल में उतने 35 साल कवर कर लेंगे। तो ये तो बहुत स्पीड से ग्रो होगा चंदन। एंड स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव टू अडेप्ट। आई थिंक डिजिटल लिटरेसी जो है ना, वो हर स्टूडेंट के लिए एक बेसिक चीज़ बन जाएगी। इफ़ यू आर नॉट डिजिटली लिटरेट, दैट विल बी अ शॉर्ट कमिंग। तो बिकमिंग डिजिटली लिटरेट इन वेरी एनी फॉर्म, एंड द मोर यू आर द बेटर फॉर योर करियर, वो इम्पोर्टेंट होगा। सर, जितने भी नए स्टूडेंट्स स्कूल के बाद कॉलेज में आते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि कॉलेज में आते हैं तो कई बार ये लगता है कि यार हम कॉलेज में आ गए, लाइफ में अब चिल है, कोई ड्रेस की टेंशन नहीं है, आने की कोई टेंशन नहीं है, लेक्चर मिस भी कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या उनको फोकस करना चाहिए? देखिए, कॉलेज ना आपके लिए एक नया स्टार्ट है, तो पर दोनों चीज़ें हैं कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस में तो ये है जो आप कह रहे हैं कि चिल करिए, अब रिलैक्स करिए, क्लास जाइए कि नहीं जाइए। अशोकाप्लक्षा में ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि एंड मेनी अदर कॉलेजेस, आई शुडंट से ओनली दीज टू, कॉलेज में जाके यू आर इन फॉर इवन अ डीपर शॉक कि आपको पढ़ाई मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ती है। आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। जब हम लोग IIT में गए 87 में, तो वहाँ पे वर्कलोड और 2 गुना 3 गुना बढ़ा, कम नहीं हुआ, राइट? एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर टू बिकम मोर रिगरस। बट कॉलेज एक ऐसा टाइम है जो आपके करियर की फाउंडेशन बनाता है। तो आई थिंक गो टू एंटर अ कॉलेज विद दैट माइंडसेट। हमारे पेरेंट भी सबके यही कहते हैं कि यही टाइम है जो आपकी लाइफ बना सकती है या ब्रेक नहीं। ये एक्चुअल ये फैक्चुअल है कि वो 4 साल जो हैं कॉलेज के, वो आपकी लाइफ में डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऐड करेंगे या डिस्प्रोपोर्शनेट नुकसान भी ऐड कर सकते हैं, बोथ वेज जा सकते हैं। तो आप इस माइंडसेट से जाइए कि आपको इससे बेस्ट लेना है। यू हैव टू गिव इट योर 100%। दैट्स माई एडवाइस टू स्टूडेंट्स। मैं खुद जितने भी अगर स्टूडेंट्स कभी मेरे से इंटरेक्ट करते हैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, कॉलेज जाओ, पढ़ो, पढ़ाई के साथ फन भी करो, लेकिन एक ऐसी स्किल निकाल के लेके आओ अलग से जो किसी और के पास ना हो। क्योंकि जब एंड ऑफ द 3 years और 4 years के कोर्स के बाद जब कंपनीज आपके पास आएंगी, आप में और दूसरे स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? कोर्स तो उन्होंने भी किया है, Absolutely. आपने भी किया है। ऐसी क्या चीज़ अलग है कि कंपनीज आपको हायर करे? Absolutely. तो वो एक स्किल जो है, मैं उनको बोलता हूँ किसी भी जो भी आपका पैशन है, चाहे उसके थ्रू आप उस पर फोकस करके बनाओ, पर रखो एक स्किल ऐसी आपके पास जरूर होनी चाहिए। सो एंड ऑफ द कॉलेज आप उसके साथ आओगे, कंपनी खुशी खुशी आपको हायर करेंगी। एब्सोल्युटली, ये होता है। सर, मैं आपसे एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगा पॉडकास्ट एंड करने से पहले। ओवरऑल आपने यूनिवर्सिटीज़ बिल्डअप की, इंस्टीट्यूशंस आपने बिल्डअप किए, इंडिया का फ्यूचर का कहते हैं कि बच्चों से ही भविष्य है, उस फ्यूचर को आप कहाँ देखते हैं? कहाँ एजुकेशन वाले फ्यूचर को कहाँ लेके जाना? मैं उसको बहुत ब्राइट देखता हूँ, क्योंकि एक फर्स्ट रीज़न ये है कि इंडिया में जो बच्चे हैं ना, वो ब्राइटेस्ट हैं। जो हमारा यंग टैलेंट आ रहा है स्कूल से, और स्पेशली जो छोटे सिटी से टैलेंट आ रहा है, दैट इज़ एक्सेप्शनल। नॉलेज एंड स्किल्स तो शायद बड़े शहरों और छोटे शहरों के बच्चों के सेम है, शायद बड़े शहरों के आ गई हैं, बट जो एटीट्यूड है ना छोटे शहरों के बच्चों का, वो बहुत आगे है। वो हंगर है, फायर इन द बेली है। तो दे आर कमिंग विद दिस माइंडसेट दैट दे रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड। ये जो कमोडिटी है, ये बहुत रेयर है वर्ल्ड ओवर। सो दिस इज ह्यूजली एडवांटेजियस टू अस इफ दिस टैलेंट कैन बी चैनलाइज्ड इन द राइट मैनर। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि हमारे हायर एजुकेशन के अगले 2-3 डेकेड्स, अगले 20 साल जो हैं, वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट दिस यूथ। तो these people can create wonders. तो सर, चंडीगढ़ से स्टडी करके, चंडीगढ़ से निकल के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई आपने, कैसा वो फील रहा और व्हाई दिस हैपेंड? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि चंडीगढ़ जो आपके बचपन के दिन है ना, दे आर द मोस्ट फॉर्मेटिव। और चंडीगढ़ का मुझे लगता है उस समय ऐसा एनवायरनमेंट था, शायद आज भी है, मेरे को छोड़े काफ़ी देर हो गई, जो हमारा स्कूल था, और माई फादर वॉज इन द गवर्नमेंट। तो और आसपास को जो इन्वायरमेंट था, वो हमेशा यही इनकलकेट करता था कि अपना बेस्ट करो। तो इट यूज टू स्ट्रेच योर सेल्फ, मतलब अगर यहाँ हैं तो वो पुश करता था कि और करो। तो एक वो स्पिरिट थी शायद शुरू से, और वो स्पिरिट आगे तक गई। और प्लाक्षा भी आपने चंडीगढ़ के साथ ही तो वो थोड़ा सेंटिमेंटल भी रहा, ऑल्दो हमारा आर बोर्ड हैज़ मेनी पीपल एंड वी वर एट वन पॉइंट डिसाइडिंग बिटवीन गुड़गांव एंड चंडीगढ़। तो खैर, मेरा तो सेंटिमेंटल रीज़न था कि चंडीगढ़ से हम ग्रो अप किए हैं,
बट आई शुड से कि जो हमारे बोर्ड के और भी लोग थे, एंड सम ऑफ देम केम टू चंडीगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब उनको ऐसा लगा उस समय, ये मैं 2018-19 की बात बता रहा हूँ आपको, कि दिस इज़ द फ्यूचर, ये फ्यूचर सिटीज़ में, और मेरा आज ये मानना है कि, और ये शायद टाइम बताएगा कि चंडीगढ़ आने वाले टाइम में और 10 साल 15 साल में इट विल बी वन ऑफ इंडियाज टॉप सिटीज. यस, चंडीगढ़ ऑलरेडी आता है इंडिया ऑलरेडी के एजुकेशन में, ऑलरेडी आता है. एंड इट्स इकोसिस्टम, इट्स क्लेanliness, द वाइड रोड्स, फुट हिल्स. तो हमने ये डिसीजन उस समय प्लक्षा का 5 साल 10 साल तक नहीं देख के नहीं लिया, हमने इसको 50 साल 100 साल, एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन. यस इट इज सर. चंडीगढ़ में प्लाक्षा आप लेके आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल. तो क्या हम आने वाले 20-30 सालों में या आने वाले 50 सालों में भी वापस इंडिया को उस लेवल पे लेके जा बिल्कुल सकते लेके, हैं? आप देखेंगे कि वी विल बी दी AI फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. AI के सॉल्यूशंस हमारे यहाँ से निकलेंगे वर्ल्ड ओवर, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे US हो. सो आई सी द फ्यूचर वेरी ब्राइट. नाइस सर, थैंक यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम दिया इतना वैल्यूएबल, और ये कन्वर्सेशन बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी. थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर. थैंक यू. आई होप आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और विनीत सर जैसे लाइक माइंडेड लोगों से बात करके मुझे खुद को बहुत जो मेरी क्यूरियोसिटी है उसको ओपन अप करने का मौका मिलता है. एंड आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, स्किल सेट के बारे में और फाउंडर माइंडसेट के बारे में उम्मीद करता हूँ सीखने को मिली होंगी. और ऐसे ही गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट में तभी ला पाएंगे जब आपका सपोर्ट हमें मिलेगा. तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमें बताएं आप किन गेस्ट को और देखना चाहेंगे, सो दैट हम उनको आप तक लेके आ पाएं. टिल देन कीप वॉचिंग द क्यूरियस बाइट्स एंड सी यू ऑन नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू.